नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। करेंट अफेयर की इस कड़ी में हम लोग फरवरी मंथ के सारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर दृष्टि मैगजीन से देखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद के हम लोग शुरू करते हैं। दो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इसी तरह हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, बुक देखेंगे, पुरस्कार देखेंगे, खेल देखेंगे। सारे सेक्टर को सेक्शन बाय सेक्शन देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम में आते हैं। कह रहा है अनुभूति समावेशी पार्क। तो बोला गया कि कहाँ पे, नागपुर में हुआ है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी द्वारा इसे आधारशिला रखी गई थी। ये महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनोखे दिव्यांग पार्क है ये अनुभूति समावेशी पार्क, क्योंकि इसमें संवेदना प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। और 21 पार्क इस तरह का बनाने का इन लोग सोचे हैं सरकार इस बार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। तो सिर्फ पूछेगा कि इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ इस बार हुआ है संपन्न, तो कोलकाता में। अब इसका उद्घाटन क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। नाम नहीं पूछेगा, मोदी अगर करते उद्घाटन तो पूछ सकता था, राष्ट्रपति या कुछ, लेकिन पूछ सकता किस मंत्रालय के तहत ये आता है। ये जो फूड शो हुआ है किस मंत्रालय इसको किया है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री था इसमें, और था समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो ये दो चीज इसमें देख लीजिए। कह रहा है 2025 तक समुद्री उत्पादों के निर्यात में $14 अरब का लक्ष्य रखा गया है। और भारत अभी दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। और 28 करोड़ लोग इससे मछली उत्पादन में आजीविका मिला है उनको। जल जन अभियान का उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी। याद रखना है, पूछ सकता है कि जल जन अभियान का उद्घाटन कौन किया है? नरेंद्र मोदी। कहाँ से? तो राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। पीएम ने ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की शुरुआत की है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोलता है कि इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि वाटर हार्वेस्टिंग करना है, साथ में पेड़ लगाना है, जिससे जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। कौन कौन इसमें है संस्था शामिल? तो ब्रह्म कुमारी संस्था है, जल शक्ति मंत्रालय, ये दोनों मिलकर किया गया है। चलिए आगे है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हमारे देश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो लगती है उन नज़दीकी जिलों में या उन गाँवों में, उनके विकास के लिए ये प्रोग्राम किया गया। तो वही कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ इस बार 25-26 तक क्या किया है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इसमें 19 जिला भी शामिल किया है, 46 सीमावर्ती ब्लॉक, 4 राज्यों, 1 केंद्रशासित प्रदेश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे, विकास, आजीविका के अवसरों का निर्माण करना है। पहले चरण में इतना गांव चुनाया गया 663। इससे गाँव में पलायन रुकेगा, सीमा में सुरक्षा में सुधार भी होगा। अभी इसमें शामिल है उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल जैसे राज्य। इसमें क्या क्या होगा? आजीविका होगा, सड़क संपर्क होगा, आवास, ग्रामीण आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये सब होगा। इसका उद्देश्य चीन के साथ भारत की सीमा से सटे गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप हुआ है लॉन्च, तो ये किसके लिए हुआ? कोयला खदान की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ है, क्या नाम से? अमृत पैक्स 2023। पूछेगा अमृत पैक्स 2023 किसका महाकुंभ है, तो आपको बोलताना है डाक टिकटों का। ठीक है, जो नई दिल्ली में हुआ है आयोजित। और इसमें कौन कौन शामिल थे मंत्रालय? संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे किया गया है। इस प्रदर्शनी में बहुत चीज थे, डाक टिकट थे, फोटोग्राफिक संग्रह प्रदर्शित किया गया है। और इस 5 विषय पर आधारित था: आजादी का अमृत महोत्सव, नया भारत, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रकृति और वन जीवन तथा भारत की संस्कृति एवं इतिहास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत, देश का पहला है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, VVI हो गया। कह रहा है देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में किया गया है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सूत्रवाक्य भी है, लोगों को घर पहुंचकर
न्याय मिलेगा। ये कहाँ शुरू हुआ? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय इसको किया है और उसका मंत्री है गिरिराज सिंह। उन्होंने नई दिल्ली में इससे सर्वेक्षण तथा इस पोर्टल का मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि इसमें पंचायती राज, इसमें बता रहा है कि कौन कौन मंत्रालय और कौन कौन समारोह में था, वो सब है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है सीधे कि इतना ग्राम पंचायतों मतलब 269,253 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण करवाया गया है और चुनाव के कारण त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड इसमें कवर नहीं हुई है। इस सर्वेक्षण में प्रश्नावली में कई क्षेत्रों को कवर करते हुए 183 संकेतक और 16 डाटा बिंदु को शामिल किया गया था। इसमें गुड गवर्नेंस था, कृषि तथा भूमि विकास था, मछली पालन, ग्रामीण विकास, बहुत सारा इसमें संकेतक था टोटल। तो पूछ सकता संकेतक कितने, कई क्षेत्र था, 183 संकेतक था। ठीक है, अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के सबसे ऊपर फिर से आ गए हैं और ये कौन निकाला है? मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है, जो पत्रिका है या मान लीजिए जो वेबसाइट वो कौन है? मॉर्निंग कंसल्ट है। इसमें 78% लोग इन्हें वोट दिए हैं और ये सबको पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन में आ गए हमारे मोदी। और जिसमें बोला गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सबको दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा स्थान पर देखिए कौन है? मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को मिला है, उन्हें 68% अंक मिला है। और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बेरसेट है। अब होता है ये सवाल कि पूछ सकता है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, तो पूछ सकता है कि उसके राष्ट्रपति को कैवा स्थान मिला। ठीक है, तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के ऋषि सुनक इनको टॉप 5 में भी जगह नहीं मिली है और 40% ही बाइडेन को मिला है जो के साथ 7वां स्थान पर है। वहीं सुनक को 30% अप्रूवल रेटिंग 13वां स्थान पे है, देख लिए। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को 58% अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथा स्थान। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 50% रेटिंग के साथ 5वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान, इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसके मंत्री अभी है जी किशन रेड्डी और यात्रा वर्ष 2023 का अभियान की शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य यात्रा को प्रोत्साहित करना। इसलिए देख रहे होंगे कि G20 का शिखर सम्मेलन हर जगह अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजिट इंडिया ईयर 2023, तो इसमें कह रहा है कि पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किया और विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। किसका पहल है? पर्यटन मंत्रालय का। और कह रहा है कि प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया है जो नमस्ते की छवि से युक्त है, देख लीजिए है ना, नमस्ते की इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ है। और इसमें प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल किया गया है। ये फिगर सही से नहीं आ रहा है, तो इसमें कह रहा है कि यूनिटी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसको भी इसमें रखा गया है और नमस्ते का चित्र है। चलिए ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। गणतंत्र दिवस 2023 में मना है, क्या था? तो 74वां था। ठीक है, 74वां में कौन थी इस बार? झंडोत्तोलन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और कौन आए थे इस बार? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि बन के आए थे। और इन्हें बुलाने के पीछे ये भी एक कारण था कि हमारा देश जो है 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहा आज़ादी का, तो मिस्र के साथ हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है उसका भी 75 वर्ष पूरा हुआ है, इसीलिए बुलाया गया था। ठीक है ना, तो इसमें 23 झांकी शामिल हुआ था इस बार। 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां थी जो अलग अलग थीम पे थी। और राजपथ पर जो होता था परेड उसका नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया, वहीं पर हुआ। और पहला पुरस्कार पूछ सकता है कि इस बार किसको मिला। हर बार जैसे यूपी को पिछला बार मिला था ना, तो इस बार पहला पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को। यूनाइटेड किंगडम ने समझिएगा, उत्तराखंड यूके। ठीक है, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखते हैं। हमने देख लिया, ये जरा सा देख लीजिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी पहली बार झांकी पेश किया था इस बार।
जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो, जो सुशांत सिंह का केस का भी इन्वेस्टिगेशन किया कर रहा था। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे देखते हैं। तुर्की और सीरिया में जान ही रहे हम कितना भयंकर तबाही हुआ था भूकंप के कारण, 7.8 तीव्रता का था। ठीक है, तो कह रहा है कि भूकंप का केंद्र कौन था। तो भूकंप का केंद्र जो था गाजियाटेप से लगभग 33 किलोमीटर और नुरदंगी शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर था। ठीक है, और यह भूकंप का झटका सीरिया को भी प्रभावित किया है। यह भूकंप बोलता है स्ट्राइक सिल्क क्वेक था, स्लिप क्वेक था इसका नाम रखा गया है, जो अपेक्षा के कम गहराई पर उत्पन्न हुआ था इसलिए ज्यादा क्षति कर दिया। कहता है कि यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है जो 1939 के बाद आया है, ये जिससे बहुत सारा क्षति हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों ने ली शपथ। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस असाहुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिला दी है। और कह रहा है कि मौजूदा समय में कोर्ट में 34 जजों के पद की स्वीकृति है, जिसमें पहले से ही 27 जज नियुक्त थे, 5 और हो गए हैं नियुक्त, इसकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है। ठीक है ना, तो 34 है। तो अभी ये हम लोग जो कवर कर रहे हैं ये फरवरी महीना का ना करंट अफेयर कवर कर रहे हैं हम लोग। अगर मार्च महीना का अगर करंट अफेयर में आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि 34 का 34 टोटल फुलफिल हो चुका है। ठीक है ना, इसमें भी 32 ही दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं, 34 टोटल फुलफिल हो चुका है। चलिए भारत और विश्व के साथ क्या क्या संबंध है, कैसे कैसे, ये हम लोग अब देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है पहला भारत और सिंगापुर। तो चलिए देखते हैं भारत और सिंगापुर के बारे। कह रहा है कि भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पर लेन-देन के सक्षम बनाने के लिए संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया है यूपीआई है भारत का और सिंगापुर का पे नाउ है। और ये जान लीजिए यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वहाँ के हैं ली सियन लूंग। ठीक है ना, भारत और फिजी के बारे में देखते हैं। वहाँ के भारत और फिजी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका की उपस्थिति में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। कहने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ पासपोर्ट रहेगा तो आप 90 दिन तक फिजी में जाकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको वीजा लेने का आवश्यकता नहीं होगा, सिर्फ पासपोर्ट पर जा सकते हैं और वहाँ का टिकट खरीदिए और चल जाइए। ठीक है, यही कह रहा है, जिससे दोनों देशों में संबंध में और पराकाष्ठा आएगी, घनिष्ठता आएगी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भारत और स्पेन। तो कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं यहाँ के, और स्पेनिश समकक्ष कौन है, पेड्रो सॉन्चेज ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु, कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास जैसे मुद्दे पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, जलवायु जरूर याद रखना, स्वच्छ ऊर्जा याद रखना है। ठीक है, और 1956 में राजनीतिक संबंध स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफी बेहतर हुए हैं। 56 से हम लोग का संबंध इनके साथ है द्विपक्षीय। और बोल रहा है कि आर्थिक सहयोग पर भी भारत स्पेन संयुक्त आयोग की स्थापना 1972 में कर दी गई थी। सॉरी, स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब हम लोग आर्थिक घटना क्रम देखेंगे। कहा कि भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा MIIR एक पहल की घोषणा की, मतलब मिलेट मतलब मोटा अनाज इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। और 2023 का यूएन का जो मोटा अनाज को ही रखा गया है, इसी को यूएन भी इस बार प्रोत्साहित कर रहा है। इस पहल के लिए भारत सीड मनी का योगदान देगा, साथ ही प्रत्येक G20 सदस्यों को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना होगा। दूध उत्पादन में देख लीजिए, भारत बन गया नंबर 1 देश। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है दूध उत्पादन में। ठीक है, इस लोकसभा में इसकी जानकारी दी है पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। 24% योगदान देता है वैश्विक दूध में। भारत दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश हो गया है।
बहुत ही अच्छी बात है, भारत सबसे नंबर 1 हो गया है। पर ओवरऑल दूध का बात कर रहा है, अगर गाय का दूध में नंबर 1 पूछे ना, गाय के दूध में कौन हो जाएगा, तो यूएसए हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल और भैंस के दूध में सब में भारत हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो है साइंस एंड टेक और डिफेंस से। कवच 2023 का अनावरण क्या है? कवच तो बोलता है भारत की 19वीं सदी की साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध की चुनौतियों को निपटने के लिए जो किया एक हैथकॉन कवच 2023 की शुरुआत किया गया है, ठीक है। इस तरह का देख लीजिए, देखिए वो लोगो है, इस तरह का बोल रहा है कि जो साइबर हो जाता है, साइबर अपराध होता है या साइबर असुरक्षा रहता है, उसी को निपटने के लिए ये कवच लाया गया है। क्या है ये? कह रहा है कि कवच एआईसीटी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, बीपीआरडीओ, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र संयुक्त रूप से विकसित अद्वितीय प्रकार का राष्ट्रीय हैथकॉन है, और इसके कारण साइबर सुरक्षा भी मिलेगा और साइबर अपराध की चुनौती को समाधान भी देगा, ठीक है। इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, डार्क वेब, महिला सुरक्षा, फिशिंग डिटेक्शन, वीडियो एनालिटिक्स, सीसीटीवी, अश्लील कंटेंट डिटेक्शन, स्पैम अलर्ट और मालवेयर एनालिसिस, डिजिटल फोरेंसिक से संबंधित विषय शामिल होंगे। अब देखिए पूछेगा कि एयर शो कहाँ हुआ है इस बार, तो बेंगलुरु में हुआ। क्या नाम से? तो एरो इंडिया 2023। ये 14वां संस्करण उत्पादन विभाग द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक के एलिहंक वायुसेना स्टेशन में आयोजित की गई। कौन उद्घाटन किया? तो मोदी। वीवीआई हो गया, ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हुआ लॉन्च। कौन किए? नितिन गडकरी ने किए। देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का यह अत्याधुनिक मानव रहित एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है। मतलब ड्रोन ही मैनेज कर देगा पूरा आपको ट्रैफिक को, ठीक है। तो नितिन गडकरी ही करेंगे इसका शुभारंभ, तो ही बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं सी मैट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जो हल्केश कुमार शर्मा ने हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद अगर आज पूछ दे तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना, दोनों ऑप्शन दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इसी को सीमेट कहा गया, 1 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पीसीबी पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। क्या है ये? उद्योगों को पुनर्चक्रण हेतु ई कचरा को बाहर भेजने के लिए भारत में अपना संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगा। मतलब मोबाइल हो गया, बहुत सारा चीज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा के रूप में, तो उसको बाहर नहीं भेजना, भारत ही उसको पुनर्चक्रण करेगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इसमें बहुत सारा सोना भी मिल रहा से बनता है, कुछ बॉडी पार्ट, पैलेडियम भी होता है, चांदी जैसे धातु भी शामिल होता है। तो इन लोग को निकालेगा, और क्योंकि सब अगर पर्यावरण में जाएंगे तो मानव के लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए। और सी मेट जो है वो सार्वजनिक निजी दोनों पीपीपी मॉडल पर, मतलब पब्लिक भी हो गया मतलब सार्वजनिक, ठीक है, निजी भी हो गया मतलब प्राइवेट, और पी से पार्टनरशिप, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बृहस्पति बना सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह, इससे ये जो पोस्ट था वो छीन लिया था हमारे शनि महाराज, शनि ग्रह। फिर बृहस्पति बोले अरे भाई हम तो देव गुरु हैं, तो हम अपने पोस्ट को फिर से लेना चाहेंगे, तो उसी की मतलब ये मजाक कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अब वैज्ञानिकों ने पता लगा दिया है 12 नए चंद्रमा का, जो बृहस्पति का ही है। इस तरह अगर हम लोग देखते हैं टोटल तो 83 को हो गया है अब बृहस्पति के चंद्रमा, मतलब बोल रहा है कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 83 है, जबकि बृहस्पति का 80 न था, तो 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 92। पहले 80 था, बोले थे ये पोस्ट छीन लिया था शनि, लेकिन अब फिर से ये पोस्ट मिल गया है 92 बृहस्पति को ही। चंद्रयान 3 के लिए संभावित लैंडिंग साइट, इसरो ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लिए 3 संभावित लैंडिंग साइटों के निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया, जो 23 के उत्तरार्ध में लॉन्च होने की उम्मीद है। बोल रहा है कि लैंडिंग साइट चंद्रमा पर मंजियस यू और बोगुल स्लाविकी स्थित है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय, क्योंकि वहाँ पानी बर्फ मिलने की संभावना है। चंद्रयान 1 को 2008 में, वहीं चंद्रयान 2 को 2019 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लेकिन उतरने के प्रयास में विचलित हो गया था और लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 3 जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कोनवाहन से मार्क 3 LVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और वर्ष 2023 में ही इसरो अन्य आगामी मिशन आदित्य L1 जो सूर्य के लिए है, वहाँ भी एक
वैज्ञानिक मिशन और गगनयान मानव रहित जीआई मिशन को भेजेगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखते हैं हम लोग। लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए तटीय पर्यावरण एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल की घोषणा की गई है। मिष्ठी, इससे पहले भारत UNFCCC COP27 के दौरान लॉन्च किए गए जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ था। और मैंग्रोव जो है वो इस ग्रह की सतह में केवल 0.1 हिस्से को कवर करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन स्टोर कर सकता है। किससे तुलना में? स्थल पर जो वन है उसके तुलना में। बोलता है ना कार्बन को सोखता है, तो ये सबसे ज़्यादा सोखता है। धरती पे है मात्र 0.1%, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन स्टोर करने का क्षमता रखता है। ठीक है, इसलिए सही है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में आया था, देश में आएगा। तो इसमें कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर है, जिसका पूरा क्षेत्र भारत में है 0.15%। मिशन डीप ओशन क्या है? तो इसमें बोल रहा है कि भारत जिस तरह मंगल ग्रह पे जाता है और भी तरह तरह जगह जाता है, दूसरी तरफ समुद्र के अंदर जाएगा, वो भी सबसे गहरा जगह में जाएगा। उसी के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित भी किया गया है। और ये मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करेगा जो 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा। इसमें 3 लोग जाएगा। हिंद महासागर में खनिज अन्वेषण को मतलब खनिज के खोज के लिए और सुगम बनाने का काम करेगा। अब हम लोग संक्षिप्तियाँ देखेंगे। तो इसमें चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। तो BVR सुब्रमण्यम कह रहा, सरकार ने नीति आयोग के CEO के रूप में BVR सुब्रमण्यम की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। ये चौथे CEO है। एक इनका स्थान लेंगे सुब्रमण्यम परमेश्वरन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं नील मोहन। कौन है ये? भारतीय अमेरिकी कार्यकारी नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। कौन है ये? यूट्यूब के नया CEO है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, त्यागपत्र देखते हैं। चेतन शर्मा, जिनका एक वीडियो भी आया था, उसके बाद इनके स्टिंग ऑपरेशन के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। चयन समिति के अध्यक्ष थे BCCI के। ठीक है, नेक्स्ट भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए निधन। तो बोलता है बलिप्पा नारायण भागवत। ये कौन थे? मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक थे। कर्नाटक में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं तुलसी दास बलराम, देश के बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक थे। इनका निधन कोलकाता में 86 वर्ष की उम्र में हो गया। चलिए ललिता लाजमी। कौन थी? प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का निधन 90 वर्ष की आयु में हो गया। चलिए योजना परियोजना देखना है। देश में कौन कौन नया नया योजना परियोजना आया। तो पहला है प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, PVTG। ठीक है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस विकास मिशन की घोषणा की है इस बार के केंद्रीय बजट में। इसमें कहा गया है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? परिवार और बस्तियों को सुरक्षित आवास दिया जाएगा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी अस्थायी आजीविका के अवसरों को प्रदान करेगी। ठीक है, और ये कह रहा है अनुसूचित जनजातियों के हेतु विकास कार्य योजना के तहत इतना करोड़ 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो है PVTG 18 राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में रहते हैं। मतलब 18 राज्य, एक अंडमान निकोबार, 19 हो गया। वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूह को इस श्रेणी में रखा है, जिसका नाम रखा है PVTG। प्रारंभ में 52 जनजातीय समूह को इसमें रखा गया था, लेकिन बोल रहा 93वीं श्रेणी में 23 अतिरिक्त और जोड़ दिया गया और वर्तमान में 75 को है। 75 सूचीबद्ध PVT सबसे अधिक संख्या किसमें है? ओडिशा में 13 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश 12 है, ये याद रखना है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा किया है। इसमें कहा गया है 2 वर्ष के लिए 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, और इसमें है कि कोई भी महिला बालिका के नाम पर धनराशि जमा की जा सकती है, लेकिन इसका एक लिमिट बता दिया गया है। और लिमिट में बोला गया है कि 2 लाख रुपए तक ही रखी जा सकती है अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं योजना नमस्ते योजना। ये क्या है नमस्ते योजना?
तो कह रहा है कि नमस्ते योजना है जो भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित इसके लिए किए हैं। इसका उद्देश्य कस्बों और शहरों में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सीवर की सफाई को यंत्रीकृत करना, मतलब मल को उठाना, कीचड़ को साफ करना, ये सब मानव नहीं करेंगे, उसके लिए यंत्र करेगा। तो ये है नमस्ते योजना, सीधा सीधी, ठीक है। तो चलिए, ये बोल रहा है कि पहले चरण 500 शहर को लिया गया है और मशीन आएगा उसको चलाने के लिए अनुभवी लोग चाहिए जो उसको जानते हो चलाने, उसके लिए नौकरियों को कुछ नुकसान होगा लेकिन कुछ आजीविका भी बढ़ेंगे। और ये सब में आजीविका करके भी क्या करेगा, ये सब आजीविका में आता ही नहीं है। ये तो मानव द्वारा साफ सफाई, मल मूत्र नाली का, ये सब तो गलत चीज है, इसलिए यहाँ यंत्र आ जाए तो वही सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भाषणी मिशन क्या है। 20 से अधिक स्थानीय भारतीय भाषाओं के उपलब्ध यूपीआई 123 पे के माध्यम डिजिटल भुगतान करने के लिए मिशन भाषणी की क्षमताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के साथ जोड़ दिया गया है। कितना भाषा, 123, बहुत ही अच्छा है। इसमें कहा गया कि 123 यूपीआई 123 एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन के बिना यूपीआई लेन देन की अनुमति प्रदान करेगी। इससे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया। समिति सम्मेलन देखते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023। तो ये कहाँ हुआ गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व था। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, फिजी में हुआ। यहीं पर गए थे जयशंकर भी, जो बोले कि 90 दिन अब आप लोग बिना वीजा के यहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ 12वां हिंदी सम्मेलन नाडी फिजी में संपन्न हुआ 15-17 फरवरी के बीच, और उसका उद्घाटन किए थे फिजी के प्रधानमंत्री सातविनी राबुका और जयशंकर, देखिए है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 62वां सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड CGPB की बैठक कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं देखना। बैठक के दौरान पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम सोने के भंडार पाए गए हैं, ये बताया गया है। खान मंत्रालय को रियासी जिले में सलेहमामा इलाके में करीब 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिल गया है। भारत फिलहाल लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देश पर निर्भर है, लेकिन इस खोज ने भारत की निर्भरता को अन्य देशों पर कम करेगी। और लिथियम ईवी बैटरी एक मुख्य घटक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जो भारत के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आने वाले दिनों में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, अहमदाबाद की साइंस सिटी में। इसकी मेजबानी कौन कर रहा था, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी एंड SAL एजुकेशन ने की है। चलिए धारा क्या है, तो कहता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से रिवर सिटीजन एलायंस RC के सदस्यों की वार्षिक बैठक ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर धारा का आयोजन किया है। चलिए तो ये कहता है कि धारा 2024 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होगी। 2024 में आयोजित कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुल्ला मुथा नदी पुणे के घाट पर योग सत नामक अनूठी पहल का भी आयोजन किया गया है। बैठक में शहरी 20U20 कार्यक्रम जो भारत G20 के दायरे में आता, बहुत कुछ सामान था। इसमें कैच द रेन अभियान और शहर में प्रकृति जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। ऑपरेशन देखते हैं, अभ्यास तर्कस क्या है ये, तो बोल रहा है ये संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा संपन्न हुआ। 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रक्रिया को शामिल किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रासायनिक और जैविक हमलों को अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, भारतीय रक्षा बलों ने टिस्टा फील्ड फायरिंग रेंज में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। सेना को युद्ध हेतु तैयार रखने के लिए अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना CAPF में भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित किया गया गोलाबारी अभ्यास था। ऑपरेशन सद्भावना क्या था, लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है, जैसे आर्मी गुडविल स्कूल, इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन टूर आदि। भारतीय सेना वर्तमान लद्दाख क्षेत्र में ऑपरेशन सद्भावना के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है, उसी को ऑपरेशन सद्भावना कहा गया है, जिसमें वर्तमान में 2200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। विक्ट्री सिटी, ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रश्दी ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है। बस कौन किए हैं, तो ये सलमान रश्दी हैं।
और ये एक महाकाव्य की कहानी है, जो एक ऐसी महिला पर है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। उपन्यास मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है। किताब अनाथ लड़की पंपा कंपना की कहानी को बता जो जादुई शक्तियों संपन्न है और शहरों का आधुनिक भारतीय विभिन्नता के रूप में प्रदर्शित करती है। चर्चित स्थल के रूप में देखते हैं सप्तकोटेश्वर मंदिर। 300 के बाद गोवा की सामंत सरकार ने मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जो पुर्तगालियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के कदम वंश के शासक शिवचित परमादिदेव ने करवाया था। 1668 में शिवाजी ने मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है। अमृत उद्यान। आजादी के अमृत वर्षों की थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया है। मुगल गार्डन और अमृत उद्यान जम्मू कश्मीर का मुगल गार्डन ताजमहल का बगीचा भारत में फारस के लघु चित्रों से प्रेरित है। 1917 में बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस द्वारा मुगल गार्डन उद्यान को अंतिम रूप दिया गया था। इसका नाम मुगल गार्डन से बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। या त्योसो झील कहाँ है, तो ये चुम्माथांग गांव की पंचायत में है। ये गांव जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। यह झील लद्दाख में 420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। चलिए अब पुरस्कार में आ जाते हैं हम लोग। तो पुरस्कार में कह रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है। तो ये घोषणा की गई, इसमें द कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। उसी आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ब्रह्मास्त्र के रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माना गया है। और अनुपम खेर को द कश्मीर फाइल के लिए मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बस इसे जाने देखना है। और रूपा गांगुली को टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं। ठीक है। और 2023 के लिए बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड्स की घोषणा की गई है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो एक रिक मारिया रिमार्क द्वारा 1928 के उपन्यास का स्क्रीन रूपांतरण ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशक से सर्वाधिक 7 पुरस्कार जीते हैं। इस फिल्म ने द बंसीज ऑफ इनिसरिन और एल्विस फिल्मों ने 4 बाफ्टा पुरस्कार जीता है। उसमें बता दिया है। बेस्ट फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, लीडिंग एक्ट्रेस थे केट ब्लैंचेट, टारकर लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर, ये लोग जीते हैं। चलिए ग्रैमी अवार्ड में आते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। म्यूजिक के दुनिया में पाया जाने सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है, 65वां था। इसमें कह रहा है कि विंड्स ऑफ समसरा बोल रहा है इस ग्रैमी अवार्ड्स नाइट में कई स्टार्स को उनके म्यूजिक वर्क के लिए अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें बेंगलुरु के रहने वाले रिक्की केज का नाम भी शामिल है। भारत के रिक्की को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। रिक्की केज ने ग्रैमी अवार्ड तीसरी बार जीता है। इससे पहले उन्होंने 2015 में अवार्ड विंड ऑफ समसरा के लिए मिला था। 2022 में उन्हें दूसरा ग्रैमी जीता और यह तीसरा अवार्ड है। तो प्रमुख विजेता तो म्यूजिक वीडियो में ऑल टू वेल द शॉर्ट फिल्म के लिए टेलर स्विफ्ट को, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो में भारत के रिक्की रेज के डिवाइन टाइड्स के लिए मिला है। चलिए अब हम लोग पद्म पुरस्कार देखते हैं। पद्म पुरस्कार घोषणा कर दिया गया है 2000 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में। इस बार 106 लोगों को दिया गया। इसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री पुरस्कार को शामिल किया गया है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व विदेश मंत्री एम कृष्णा, तबला वादक जाकिर हुसैन सहित 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देख लेते हैं पद्म विभूषण में किनका इनके नाम है। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत वास्तुकला, फिर जाकिर हुसैन कला में, एम एस कृष्णा सामाजिक कार्य में, और दिलीप महालोवेस मरणोपरांत औषधि में, श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान इंजीनियरिंग में, श्री मुलायम सिंह यादव को सामाजिक कार्य में। पद्म भूषण में है 9 आदमी का नाम है। ये 9 याद रखना है कि 9 को मिला है, संख्या याद रखना है। और पद्मश्री में बहुत सारे लोगों को मिला है। इसमें ऊपर बता दिया गया है कि पद्मश्री में 91 पुरस्कार है। अगर बिहार से बोला जाएगा तो बिहार से टोटल 3 लोग को मिला है। ठीक है ना।
बिहार से 3 लोगों को मिला है पद्मश्री, और वो 3 लोग कौन कौन हैं हम लोग अभी देखते हैं, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के एग्जाम में बिहार का ही जरूर पूछेगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार से देखिए किनको किनको मिला है। एक नाम आप लोग जानते होंगे जो सुपर 30 के नाम से चलाते हैं कोचिंग, आनंद, जिन पर ऋतिक रोशन उनके फिल्म बनाए थे, उनकी बायोग्राफी, तो उनको मिला है, ठीक है। फिर एक पद्मश्री मिला है सुभद्रा देवी को, सुभद्रा देवी को, किसके लिए, कला के क्षेत्र के लिए। और नालंदा के से एक आते हैं कपिल देव प्रसाद, कपिल देव प्रसाद, कपड़ा के कला के लिए इन्हें पद्मश्री मिला है। तो बिहार से 3 लोगों को मिला है, याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 412 वीरता की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कह रहा है कि 6 कीर्ति पुरस्कार चक्र है, 15 शौर्य चक्र और 412 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी गई है। चलिए कीर्ति पुरस्कार में बताया गया है डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभंग हैं, जितेंद्र सिंह हैं, फिर रोहित कुमार, दीपक भारद्वाज सब मरणोपरांत है। हेड कांस्टेबल सोडी नायर, श्रवण कश्यप को दिया गया है। बोल रहा है इस बार आईपीएल का जो महिला लीग हुआ है, जो 13 फरवरी 2000 मुंबई में किया गया था, शुरू किया गया, इसमें नीलामी में 57 खिलाड़ी खरीदे गए थे, जिसमें 30 विदेशी खिलाड़ी थे, 30 विदेशी खिलाड़ी थे ना इसमें। तो उसमें बोल रहा है टीम इंडिया की उप कप्तान जो स्मृति मंधाना मतलब स्मृति मंधाना है, जो नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में उन्हें मतलब खरीदा गया। तो देख ले सकते हैं हम लोग, स्मृति मंधाना 3.40 को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ही कप्तान बनी थी। तो उसके बाद एशले गार्डनर थी जो गुजरात जायंट्स की तरफ से खेली थी, और वो भी 3.20 करोड़ में सेकेंड हाईएस्ट उन पर बोली लगाया गया था। अब हम लोग देखते हैं इसका जो जीता था फाइनल, ये मुंबई इंडियंस जीता था महिला वाला WPL का, ठीक है ना। नेक्स्ट, दीप्ति शर्मा के T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरा हो गया है। इससे पहले पूनम मीना भारत की ओर से 98 विकेट लिए थे, लेकिन उनको पार करते हुए दीप्ति शर्मा जो है 100 विकेट लेने वाली बन गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बोल रहा है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का समापन हुआ है, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक के साथ फर्स्ट स्थान पर है, उसी दूसरा स्थान में हरियाणा आता है, जबकि मेजबान जहां मध्य प्रदेश में हुआ था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो तीसरा स्थान पर है। इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता T20 विश्व कप, पहला बार हुआ था और भारत जीत गया इंग्लैंड को हराकर। इसका जो कप्तान थी वो शेफाली वर्मा थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। बेल्जियम को हराकर जर्मनी जीता विश्व कप का खिताब, जो इस बार भारत में हुआ था, उड़ीसा में, राउरकेला भुवनेश्वर इन दो जगहों पे हुआ था पूरा मैच। तो बोल रहा है कि इसमें ना दोनों बराबर पे छूटा, तो पेनाल्टी शूट आउट में जर्मनी जीत गया, यही याद रखना है, ठीक है। और टीम इंडिया का स्थान पूछा क्या था, तो 9वां स्थान था टीम इंडिया का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सरस आजीविका मेला, जम्मू कश्मीर में जम्मू के बाग ए बहू में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये जम्मू कश्मीर अपनी तरह का पहला मेला था, ठीक है ना। बोल रहा है कि विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। पहले बोला था ना कि हम अमरावती को रखेंगे, लेकिन विशाखापट्टनम घोषणा कर दिया गया है नई राजधानी में। और अविभाज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है, ये तो सबको मालूम चल ही गया है। तो बोल रहा है कि जहाँ 3 राजधानी की योजना का आकार था, विशाखापट्टनम कार्यकारी हो जाएगा, अमरावती में विधायी बन जाएगा, कुरनूल में न्यायिक राजधानी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने दृष्टि मैगजीन से टोटल VVI इम्पोर्टेंट जो भी कह लें वो हम लोग करेंट अफेयर देखे हैं, और आप लोग इसे देखें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसमें कुछ और अपडेट चाहते हैं, कुछ कमी है तो वो भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।